ध्वनि तरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में से बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ध्वनि तरंग से सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि ध्वनि किस टाइप का तरंग है, तो ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य है। जबकि प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है। प्र से प्र मिलता है, अनुदैर्घ्य से धैर्य करो, ठीक ना। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग है और प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब ध्वनि तरंग की आवृत्ति और परिसर में पहला आता है अवश्रव्य तरंग यानी इंफ्रासोनिक वेव। पहले समझो, साउंड का जो होता है ना 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक यानी 20 के हर्ज तक जो साउंड होता है उसको हम सुन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं श्रव्य तरंग या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ज से जो कम होता है उसको हम नहीं सुन सकते, उसे हम कहते हैं अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक। ओके। और 20,000 हर्ज से जो अधिक होता है, ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक। ओके। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अवश्रव्य तरंग यानी इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इससे हमारा कान नहीं सुन सकता है क्योंकि हम 20 हर्ज से कम का साउंड नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। आगे सब कुछ का डिटेल जानकारी दिया गया है, अभी बस आप ये समझो कि 20 हर्ज से अगर कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवश्रव्य तरंगे, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल साउंड। नाम से ही क्लियर है कि इसको हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, याद रखना इसको कहीं कहीं 20 किलो हर्ज KHZ लिखा रहता है, तो सेम ही हुआ, वो किलो का मतलब 1000 होता है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान जो होता है वो सुन सकता है। तीसरा पॉइंट है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ज से अगर ऊपर वाली आवृत्ति का तरंग होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग कहेंगे। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। फिर से समझो इस चीज को, जो अल्ट्रासोनिक होता है, जो पराश्रव्य होता है, उसका हर्ज इतना अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना काफी छोटा होता है, जिसके कारण इसको पतले किरण पुंज में, मतलब लेजर लाइट होता है ना, उस फॉर्म में इसको हम किसी माध्यम से भेज सकते हैं। आगे अब दिया गया पराश्रव्य तरंग जो होता है उसका उपयोग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल जो होता है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग क्या होता है? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, सुने होंगे सोनार का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे पराश्रव्य तरंग यानी साउंड का ही प्रयोग होता है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल को फिर से हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में हम पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अब है ध्वनि का चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 331.7 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं आपको 332 मीटर पर सेकंड मिलेगा, ये अधिकतर बुक में होता है। एक बार ग्रुप डी में ऐसा भी पूछ दिया था, इसलिए मैं ये बता दिया, ठीक ना। 0.7 भी रहेगा तो ये एग्जैक्ट हुआ वैल्यू। यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये जो स्पीड है ना, ये
एक सामान्य तापमान में है, वायुमंडल में है, ठीक ना। हर जगह इसका स्पीड अलग अलग होता है। आगे पढ़ते हैं क्या सब दिया गया है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो होती है ना, भिन्न भिन्न होती है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पे निर्भर करता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम का जो प्रत्यास्थता होता है और घनत्व होता है उस पर निर्भर करता है। घनत्व जिसका अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। जैसे ध्वनि का चाल सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में, और उसके बाद क्या होता है, गैस में। क्योंकि जाहिर सी बात है ठोस का जो डेंसिटी होगा, प्रत्यास्थता होगा, वो अधिक हो रहा है, द्रव का उससे कम है और गैस का सबसे कम है। तो स्पीड का जो मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो भी सबसे अधिक क्या है, ठोस में। क्लियर। इस्पात आपके ऑप्शन में रहेगा, एग्जाम में इस्पात पे टिक करना होता है। वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में सबसे अधिक यानी 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि में मतलब सॉरी जो पानी होता है द्रव्य में उसका चाल कितना हो गया, 1483, और लोहे में यानी इस्पात में 5130 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे तो साउंड ऑफ स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना, बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब कि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा। क्या प्रेशर बढ़ाने से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं, प्रेशर से साउंड ऑफ स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि के चाल एवं तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, लेकिन उसके आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मार्क करना, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ध्वनि जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति। प्रश्न आएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, कैसा रहता है, तो आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बढ़ जाएगा। जैसे पानी से अगर लोहे में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, लेकिन आवृत्ति पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दिया गया तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी होता क्या है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का जो मात्र बेल है, ध्वनि के निक्षेपण तीव्रता को वाट यानी वाट पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम पास्कल का नियम निकालते हैं ना कि बल और क्षेत्रफल करते हैं, तो क्षेत्रफल तो इसमें भी काम करता है, पर बल के लिए यहाँ पे वेव काम करता है। इसको W से डिनोट किया गया है यहाँ पे। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसके लिए छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि साउंड का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल जो बेल का 10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती, आयाम में वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति में वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम में घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि माध्यम चेंज होने पे भी आवृत्ति जो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक ना, ये ध्यान में रखेगा, रखोगे तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। आवृत्ति जो होता है वो हमेशा क्या होता है, साउंड में कांस्टेंट होता है, उस पर कुछ भी हो जाए चेंज, फर्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने जिक्र किया था कि ध्वनि का चाल जो होता है ना, ध्वनि का स्पीड, उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने स्पीड से ही चलेगा। मतलब ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ इस साइड जो है विभिन्न माध्यमों में दिया गया स्पीड। वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड ऑफ स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर घटेगा, साउंड ऑफ स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइड्रोजन में इसका स्पीड बहुत अधिक होता है 1269, जो कि ये भी हवा ही है, पर हाइड्रोजन में काफ़ी अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 260। भाप अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पीड बढ़ जाएगा, 405 हो जाता है। अल्कोहल 1213। जल में इसका 1483 होता है, जल में यानी द्रव में आ गए हम 1483। समुद्री जल में 1533, क्योंकि इसमें थोड़ा मिश्रण आ गया ना नमक, इसीलिए 1533।
पारा में 1450, कांच में 5640, सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होता है 6420, जबकि लोहा में 5130। याद रखना, एल्यूमिनियम में 6420। अब है ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड जो होता है 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। अब इसको समझो, एक बार ग्रुप डी में प्रश्न आया था, ग्रुप डी या एएलपी में प्रश्न देखा था, उसमें यह था कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड जो है ना वो कितना होगा। तो ऑप्शन आपका बहुत डिफरेंस करके देगा। एक तो ये रहेगा ही कि 331 या 332 मीटर पर सेकंड, और दूसरा 350, ऐसा फिर 370, ऐसा रहेगा। मतलब 4-5 का अंतर नहीं होता है। तो आप क्या करना कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस है ना और 0.61 अप्रोक्स आधा ही हुआ, तो आप क्या करना, जैसे 40 है इसको क्या कर लो, आधा कर दो, 20 हो जाएगा, 20 इसमें जोड़ दो, ठीक ना, मतलब 352 के आसपास हो गया। अगर आपके पास टाइम है और याद रह गया तो 40 को क्या करो, 61 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अप्रोक्स हो जाएगा 24, इसमें 24 जोड़ लो, ठीक ना, मतलब 3, 5, 6, इतना हो गया एग्जैक्ट स्पीड 40 डिग्री टेम्परेचर पे। तो आपका ऑप्शन के आसपास ना